हेलो, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू वीवर्स। मैं आर अहमद फिर आज आपके साथ हूँ। तो हम लोगों ने पॉलिटी में देखा कि हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे पदों की पे चर्चा की। अब हम उसी वे में आगे बढ़ते हुए देखेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद को। तो हम उसी वे में आगे बढ़ते हुए किसे देखेंगे? केंद्रीय मंत्रिपरिषद को। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हम देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले संविधान में भारत के राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने हेतु आर्टिकल 74 में कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद के शीर्ष पर कौन होगा? प्रधानमंत्री महोदय होंगे। और यह जो है उपबंध कौन करता है? यह उपबंध आर्टिकल 75 करता है। तो अर्थात 75 में भारत के प्रधानमंत्री का पद है। तो हम यहाँ से देखेंगे प्रधानमंत्री का पद जो है वह जो है आर्टिकल 75 में आता है। तो थोड़ा सा हम जान लें कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन यह सिद्धांता है। सिद्धांता राष्ट्रपति महोदय भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं अपनी जो है इच्छा अनुसार। लेकिन जो है व्यवहारता हम देखेंगे, व्यवहारता देखेंगे तो व्यवहार में जो है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो लोकसभा के सदस्य हैं उन सदस्यों में बहुमत दल जो दल होता है, लोकसभा के सदस्य जो होते हैं, जो उनका दल होता है, उस दल के बहुमत प्राप्त के नेता को जो है चयन करने के लिए राष्ट्रपति क्या है? बाध्य है। अर्थात हम चाहे लिखें या ऐसे ही समझ लें। तो चलिए हम देखते हैं। और जो है इनका जो सिद्धांत जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री का क्या होता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, जैसे हमने अभी कहा। और व्यवहार रूप में देखेंगे तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल के नेता का चयन करता है। इसके लिए यह राष्ट्रपति बाध्य है। अगर कोई दल बहुमत प्राप्त किया है तो वह दल जिसे अपना नेता मान ले उसे राष्ट्रपति महोदय जो है उसका चयन करने के लिए बाध्य है, अर्थात वह प्रधानमंत्री के रूप में सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि राष्ट्रपति को जो है विवेक के आधार पर भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का क्या है? प्रावधान है, तरीका है। तो अपने विवेक के आधार पर राष्ट्रपति महोदय अपने विवेक द्वारा किस कंडीशन से चुन सकते हैं? तो यह 3 तरीका है। जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत ना प्राप्त हो तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति को या जो है अवसर मिल जाता है कि वह जिस दल के नेता को चाहे प्रधानमंत्री चुन सकता है। और दूसरा जो है जब बहुमत प्राप्त किसी दल में आपस में आपसी सहमति न बने, अर्थात टकराव की स्थिति में उसी दल के 2 बाहुबली जो है ये दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री मुझे बनना है और प्रधानमंत्री मुझे बनना है, तो उस समय उस सिचुएशन में भी राष्ट्रपति का जो है सुझाव क्या होगा? वह सर्वोपरि होगा और राष्ट्रपति को अवसर मिल जाता है। और राष्ट्रपति जिसे चाहे, दोनों में टकराव हो रहा है और उसी दल के हैं, तो जिसे चाहे राष्ट्रपति उसे जो है चुन सकता है। अब चलिए तीसरी कंडीशन हम देखेंगे। राष्ट्रपति जब लोकसभा भंग हो तो राष्ट्रपति कुछ समय के लिए कानूनी स्थिति को यथावत बनाए रखने के लिए
यथावत बनाए रखने के लिए एक अवधि के लिए जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, जब तक के चुनाव नहीं हो जाता। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे। हमने इतना देख लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा अन्य मंत्रियों का चयन, प्रधानमंत्री द्वारा अन्य, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं क्योंकि लिखने में हमको दिक्कत होगी। चलिए अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री द्वारा अन्य मंत्रियों का चयन। तो इसमें भी क्या होता है, प्रधानमंत्री द्वारा अन्य मंत्रियों का चयन, अगर प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री जो है अपनी सूची, अपने मंत्रियों की सूची अपनी इच्छा अनुसार प्रधानमंत्री सेलेक्ट कर सकता है अपनी इच्छा अनुसार, उसे अधिकार है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की सूची, जिसे वो मंत्री अपने मंत्रिमंडल में रखना चाहता है, मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को देता है, मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को प्रदान करता है और राष्ट्रपति बाध्य होता है। और उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति चाहे तो उस सूची में, किसी प्रकार का फेरबदल नहीं कर सकता, अर्थात राष्ट्रपति को यह पावर नहीं है कि जो प्रधानमंत्री या सूची दे दे और सूची में अपने जिन सहयोगियों का नाम दे दे मंत्रिमंडल में जिसे वो रखना चाहे, उनकी अगर सूची राष्ट्रपति को दे देता है तो राष्ट्रपति उसमें तो ना तो नाम हटा सकता है, ना तो अपने मन से किसी नाम को जोड़ सकता है। अर्थात राष्ट्रपति बाध्य है जो सूची प्रधानमंत्री द्वारा पेश की जाएगी उस सूची के सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए मंत्री परिषद में। अब हम थोड़ा सा आगे हुए, अब हम थोड़ा सा एक टर्म जानेंगे कि सबसे पहले ये देख लें, थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे हम कि प्रधानमंत्री जो होता है, थोड़ा सा मिटाएंगे क्योंकि लिखने के लिए हमें जगह चाहिए। चलिए हम मिटाते हैं, देखेंगे कि प्रधानमंत्री का जो है, अगर कोई पूछ ले कि प्रधानमंत्री जो है उनका क्या होता है, चयन होता है, नियुक्ति होती है, निर्वाचन होता है। हाँ, तो निर्वाचन द्वारा वो चुने जाते हैं सदस्य, लेकिन उनकी प्रधानमंत्री के पद पर क्या होती है, नियुक्ति होती है, और ये दोनों नहीं होती है। तो ये चीज देखना कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ना कि चयन होता है, ना तो निर्वाचन होता है। यहाँ ये टर्म आप याद रखना। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके बाद क्या देखेंगे। हमने जान लिया प्रधानमंत्री द्वारा जो है मंत्रियों का चयन। अब हम प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों के चयन हेतु शर्तें देखेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों के चयन हेतु शर्तें, मंत्रियों के चयन हेतु कुछ शर्तें हैं, उसे देखेंगे। अब देखेंगे कि वो शर्तें क्या हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। मंत्रिपरिषद में जो सदस्य होंगे उन सदस्यों का किसी सदन में चयन होना आवश्यक है। सदन में चयन होना आवश्यक है। अगर उस सदन का सदस्य नहीं है तो चयन हो जाने पर 6 माह के भीतर अपनी सदस्यता जो है सिद्ध करनी होती है। क्या? सदस्यता, अपनी सदस्यता सिद्ध करनी होती है, तभी वह जो है उस पद पर बने रह सकते हैं। तो यह जो है प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों के चयन हेतु ये जो है शर्त होती है।
अब हम थोड़ी सी देखेंगे कि मंत्रियों की संख्या, मंत्रियों के सदस्य संख्या क्या होती है। आगे एक टर्म देखेंगे, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की सदस्य संख्या। तो मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या, तो ये जो है संख्या निश्चित नहीं है। सबसे पहले ये जान लें कि यह संख्या जो है निश्चित नहीं है। संख्या कोई निश्चित नहीं की गई है, कोई निश्चित प्रावधान नहीं रखा गया है। आवश्यकता पड़ने पर इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। सदस्यता को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। हम बोलते रहेंगे, अगर लिखने में कोई हमसे मिस्टेकिंग हो रही हो तो हमारा ध्यान बोलने पे रहता है, उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि हमने बोला है जो वही लिखेंगे। अगर इधर उधर होता है तो समझ लीजिए जो बोला है वही सही है। चलिए ठीक है, तो आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है, इसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। और इसके साथ ही 91 संविधान संशोधन द्वारा, 91 संविधान संशोधन द्वारा हम देखेंगे, संविधान में संशोधन करके इनकी जो है सदस्यता को बढ़ाया गया है। इनकी सदस्यता को बढ़ाया गया है। लगभग जो है इनकी सदस्यता को कुल जो संख्या है, कुल संख्या जो होती है इनकी लगभग कितनी होती है, विधानसभा में, लोकसभा में जो 543 सदस्य होते हैं, उनका 543 का 15%, 543 का 15% अर्थात 81, लगभग 81 जो है, लगभग 81 सदस्य जो है इनकी जो है संख्या हो सकती है। पहले यह कम थी, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा 91 संविधान संशोधन द्वारा इसे क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। इतना हम जान लें। और उसके बाद निचले इसके पूर्व में जो संख्या थी वो 35 से 70 के आसपास थी, लेकिन जब बढ़ा दिया गया संशोधन करके तो यह जो है 81 होती है। अब उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि मंत्रियों में कार्य का विभाजन का अधिकार। अब हम देखेंगे कि मंत्रियों में कार्य विभाजन का अधिकार। मंत्रियों में, इसी में एक टर्म रहेगा, मंत्रियों में कार्य विभाजन जो होगा, कार्य विभाजन उसका अधिकार किसे दिया जाए, किसके पास उसका कार्य विभाजन का अधिकार किसे है, कार्य का विभाजन कौन करेगा। तो यह जो है मंत्रियों में कार्य विभाजन जो है वो वैधानिक दृष्टि से प्रधानमंत्री को है। प्रधानमंत्री द्वारा कार्य का क्या किया जाएगा, आवंटन किया जाएगा। अर्थात प्रधानमंत्री महोदय बताएंगे कि हम अपनी मंत्रिपरिषद में किसको कौन सा मंत्रालय दे रहे हैं, किसको कौन सा विभाग दे रहे हैं और कौन सा मंत्रालय कौन सा विभाग अपने पास रख रहे हैं। तो यह प्रावधान या अधिकार किसका, संविधान में प्रावधान किया गया है कि यह अधिकार किसका है, प्रधानमंत्री का है। ये चीज जान लीजिए। अब उसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। अब अगला टर्म जो आएगा, जो मंत्री होंगे तो मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। अब ये शपथ कहाँ ग्रहण करेंगे, तो ये चीज जान लीजिए कि राष्ट्रपति के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ये कहाँ लेंगे, पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके समक्ष लेंगे, शपथ किसके समक्ष लेंगे, राष्ट्रपति के समक्ष। यह चीज हमें याद रखना है कि ये जो मंत्रिपरिषद होती है, पूरी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री समेत पूरी मंत्रिपरिषद किसके समक्ष शपथ लेती है, राष्ट्रपति के समक्ष। अब हम थोड़ा सा आगे देखेंगे कि इनके कार्यकाल क्या हो सकते हैं। कार्यकाल के बारे में जानेंगे तो कार्यकाल तो इनका अनिश्चित होता है। अनिश्चित क्यों होता है, क्योंकि कभी भी बाय द वे मान लीजिए सांसद की सहमति इन्हें नहीं प्राप्त होती है और जो है जब लोकसभा भंग हो जाती है तो सीधी सी बात है, तो मंत्रिमंडल क्या होता है, पूरा मंत्रिमंडल कोलैप्स कर जाता है और स्वतः चुनाव होता है। चलिए हम उसी आधार पर देखेंगे कि इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है, लेकिन
इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों का होता है। हमारे जो 16वीं लोकसभा थी उसमें जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन, हमारे प्रधानमंत्री ये नरेंद्र दास मोदी जी जो हैं, ये अपना कार्यकाल पूरी तरीके से चलाए और अगले कार्यकाल के लिए भी गए। तो इनका जो है अगले पंचवर्षीय में भी गए, तो इनका जो है कार्यकाल इनका खत्म नहीं हो सका। लगभग जो है इसका यही आधार होता है कि अगर जो है उसमें जो है सांसद अगर जो है ये स्वीकृति प्रदान कर दे और लोकसभा भंग हो जाए तो सरकार जो है क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमने एक टर्म बताया कि ये इसका अनिश्चित है, ये जो है हमेशा जो है इसी के आधार पर विश्वास पे जो है बना रहता है। चलिए हम आगे देखेंगे कि इनका जो कार्यकाल जो होता है वह सांसद का जब तक विश्वास प्राप्त रहता है अर्थात समर्थन प्राप्त रहता है, तब तक यह सरकार चलती है, अन्यथा जो है सरकार भंग हो जाती है और पुनः चुनाव कराए जाते हैं। और मंत्रियों का कार्यकाल पीएम के विश्वास पर निर्भर करता है। मंत्रियों का कार्यकाल पीएम के विश्वास पर, अर्थात प्रधानमंत्री जो है, इसे लिखेंगे नहीं, प्रधानमंत्री के विश्वास पर ही जो है मंत्रियों का कार्यकाल होता है। प्रधानमंत्री जब चाहें प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इन्हें इनके मंत्रालय से, इनके जो है कार्य से क्या किया जा सकता है, विमुक्त किया जा सकता है, अर्थात इन्हें हटाया जा सकता है। अब थोड़ा सा इतना हम देख लिए, अब देखेंगे मंत्रिमंडल के प्रकार। यह भी थोड़ा सा टर्म जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप संविधान के बारे में जानते हैं तो थोड़ा सा ये टर्म जानना होगा कि मंत्रालय के प्रकार क्या क्या होते हैं, मंत्रिमंडल के प्रकार कैसे कैसे होते हैं। मंत्रिमंडल के प्रकार, तो मंत्रिमंडल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले कौन सा होता है? कैबिनेट मंत्रालय, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री। इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री। इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, और कैबिनेट स्तर के मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी, प्रधानमंत्री के साथ अन्य मंत्री जो होते हैं, वो जो इनके कैबिनेट में होते हैं, वह जो है क्या होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। और इनको जो इनका जो क्या होता है, अपने मंत्रालय का स्वामित्व प्राप्त होता है, अर्थात ये इस पर क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, और इसमें जो है प्रावधान कर सकते हैं, उसे चला सकते हैं, चलाने और उसे देखने संवारने का निर्णय लेने का अधिकार किसका होता है? कैबिनेट मंत्री को होता है। इनके मंत्रालय में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इन्हें इसका अधिकार प्राप्त होता है। और देखिए, जो उसके बाद जो होता है, राज्य मंत्री होते हैं। राज्य स्वतंत्र प्रभार, यह मंत्रियों की जो स्थिति होती है मंत्रिमंडल के, उसमें इनको दूसरा स्थान प्राप्त है, क्योंकि यह जो है कैबिनेट मंत्री के जो है के बाद का दूसरे दर्जे का जो है मंत्रालय है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है कैबिनेट मंत्री की बैठक में भाग लेने का जो है इनको अधिकार होता है, और जो है कैबिनेट मंत्री में अर्थात प्रधानमंत्री चाहे तो इनको जो है अपने साथ जो है कैबिनेट में बैठने का अधिकार प्रदान कर सकता है, और यह भी अपने जो है क्षेत्र के, अपने जो इनको मंत्रालय दिया गया उसमें कार्यभार देखने का इनका जो है पूर्ण दायित्व है। लेकिन जो राज्य मंत्री है, राज्य मंत्री जो है, यह जो है कैबिनेट का ही, जो कैबिनेट मंत्रालय है उसी का सहायक मंत्रालय होता है, अर्थात उन्हीं के निर्देशों पर ये जो है कार्यभार का निर्वहन करता है। तो ये 3 तरीके के मंत्रालय हो गए। अब हम देखेंगे शक्तियां एवं कार्य। जो मंत्रिपरिषद होती है, अर्थात प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री जो होता है उसकी शक्तियां एवं कार्य, अगर कोई पद है तो उसकी शक्ति एवं कार्य भी होगा कि वह पद क्या कार्य करता है, उसको और कितना पावर है, तो हम देखेंगे शक्तियां एवं कार्य। शक्तियां एवं कार्य,
तो ये कौन कौन से कार्य करते हैं, इनको कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं। ये राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करते हैं, राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करते हैं, या राष्ट्र के हित में नियम कायदे कानून बनाने का प्रावधान करते हैं। और इनका जो मुख्य कार्य होता है वह राष्ट्र की जो है स्वतंत्रता और जो है सुरक्षा और रक्षा और उसमें जो है डेवलपमेंट करने के लिए जो नीतियां होती हैं उन्हें बनाने का प्रावधान जो है किसका है, इनको शक्ति प्रदान की गई, किसको, जो है मंत्रिपरिषद को, अर्थात जिसका उच्च नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। चलिए ठीक है, अब हम आगे देखते हैं वित्तीय कार्य। और जो इनके कार्य होते हैं, दूसरा कार्य जो होता है वित्तीय कार्य होता है, अर्थात देखेंगे इनको बजट पास कराने, बजट में संशोधन करने और बजट में जो है चेंजेस करने का अधिकार प्राप्त होता है। वास्तविकता में तो देखेंगे कि यह जो है कार्य जो है वित्त मंत्री का होता है, लेकिन इसमें जो वित्त मंत्री बजट जो हमारा होता है उसको पूर्ण कराने का और उसमें जो है संशोधन करने का, उसमें नियम लगाने का, कर हटाने का, कर घटाने का, ये काम जो है वह जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही, वो मंत्रिपरिषद के सलाह से प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद के सलाह के आधार पर प्रधानमंत्री उसमें संशोधन कर सकता है और उसे घटा सकता है या बढ़ा सकता है, और उसे बजट को राष्ट्रपति के समक्ष पेश करवाने का जो है पूरा दायित्व होता है किसका, मंत्रिपरिषद का। अब हम चलिए थोड़ा सा देखेंगे और आगे बढ़ते हुए वित्तीय कार्य के बाद हम देखेंगे कि कानून व्यवस्था बनाए रखना। अगला जो कार्य होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना, ऐसे नियम और कायदे कानून बनाना जो हमारे देश की शांति व्यवस्था को बनाए रखने में अति आवश्यक है। उन कानूनों का नियम का निर्धारण करना जो भी है किसका होता है, मंत्रिपरिषद का कार्य होता है। और इसके शीर्ष पर भारत का प्रधानमंत्री होता है। और ये जो कानून व्यवस्था होती है उसको चलाने और सजाने संवारने का कार्य जो है किसका होता है, मंत्रिपरिषद का होता है। तो इसे हम थोड़ा सा जान लें कि जब यह कानून का संचालन करेगा तो ये किसके माध्यम से करेगा, जो मंत्रिपरिषद होगी किसके माध्यम से, अपने अधीनस्थ सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारियों के माध्यम से कानून व्यवस्था अर्थात लॉ एंड ऑर्डर को क्या करेगा, सुचारू रूप से चलाने के लिए तत्पर है। चलिए अब हम देखते हैं कि नियुक्तियां कौन कौन सी करता है। अगर शक्ति है तो इसे कुछ और शक्ति प्राप्त होगी कि नियुक्ति किसकी किसकी कर सकता है। तो देखेंगे कि अगला जो होगा कानून व्यवस्था के बाद जो होगा कुछ इनको नियुक्तियां करने की शक्ति प्राप्त है। वह कौन कौन सी नियुक्तियां हैं देखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर ही नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा, अगर राष्ट्रपति, कुछ नियुक्तियां ऐसे हैं जिनको देखेंगे कि राष्ट्रपति करता है लेकिन वह मंत्रिमंडल की सलाह पर ही वह कार्य करता, उनकी नियुक्तियां करता है, अर्थात मंत्रिपरिषद की सहमति के बिना राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है वह नहीं करता है। कहीं ना कहीं उसमें जो है हमारा जो मंत्रिपरिषद है उसका हस्तक्षेप होता है और उसी के द्वारा जो है सुझाए गए सदस्यों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय उस पद पर करते हैं। चलिए हम देखें वो कौन कौन सा पद है। वह पद है राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और महालेखा परीक्षक हम पढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और भारत का महान्यायवादी और किसकी नियुक्ति करते हैं, विदेशों में जाने वाले राजदूत, जो भारत से विदेशों को जाने वाले राजदूत जो होते हैं उनकी भी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर कौन करता है, प्रधानमंत्री
ही मंत्रिमंडल की सलाह से ही राष्ट्रपति करता है। अब चलिए हम देखेंगे जो सेना के प्रमुख होते हैं, सेना प्रमुखों की भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करते हैं। कहीं ना कहीं उसमें जो है मंत्रिमंडल का हस्तक्षेप होता है, अर्थात ये देखने को मिलता है हमें कि मंत्रिपरिषद जो है वह शक्तिशाली है और उसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का पद राष्ट्र की वह धुरी है जिसपे पूरा शासन प्रणाली जो है उस पर क्या करता है, घूमता है। अर्थात हमारे देश में कार्यपालिका के प्रधान जो है, वास्तविक प्रधान जो है वह प्रधानमंत्री ही होता है, जो मंत्रिमंडल का सर्वोच्च क्या होता है, अधिकारी होता है। चलिए अब हम देखेंगे इतनी नियुक्तियां की, और उसके बाद जो है विदेशों से संबंधों की स्थापना जो होती है, जो विदेशों से जो संबंध की स्थापना की जाती है, अर्थात जो संबंध बनाए जाते हैं, संधियां की जाती हैं, उसमें भी करता तो है, नाम से तो राष्ट्रपति के होता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद का हस्तक्षेप होता है, अर्थात प्रधानमंत्री उसमें भी पावरफुल है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि अन्य कार्य, अब देखेंगे इतनी शक्तियां और कार्य हैं, थोड़ा सा अन्य कार्य देख लेते हैं और कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, थोड़ा सा बस जानेंगे कि इसके अतिरिक्त और कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। अपराधी कार्य में देख रहे हैं, कार्य एवं शक्तियों में देख रहे हैं, तो इसमें जो है क्या कर सकते हैं, अपराधियों को क्षमा प्रदान तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें जो है, इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह जो है, मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक है, मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक है। अर्थात इसमें भी देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री ही जो क्या है, इस कहीं ना कहीं उसका हस्तक्षेप है, उसी के सुझाए हुए आधार पर वह जो है कार्य करता है। अर्थात जो अगर किसी की सजा को माफ करना है, तो चाहे उसकी सजा को घटाना हो, चाहे जो है उसकी सजा को हटाना हो, या उसकी सजा को कम करना हो या घटाना हो, तो उसमें या उसे फांसी जैसी सजा को कारावास में बदलना हो, ऐसा कुछ भी अगर करना है तो उसमें जो क्या है, राष्ट्रपति महोदय करते तो हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अर्थात मंत्रिपरिषद के मशविरे से और सलाह से ही जो है यह कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिलता है कि यह पावरफुल है। अब देखिए थोड़ा सा, अब देखेंगे भारत रत्न जैसे, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे अवार्ड जो हैं, जो पुरस्कार दिए जाते हैं, उसमें भी यदि जो है, उसमें भी जो है क्या होता है कि यदि उपाधियों हैं, तो इन उपाधियों हैं जो है देखेंगे, अगर ये उपाधियां प्रदान की जा रही हैं तो प्रदान तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, लेकिन इसमें भी क्या होता है कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति क्या करता है, इनका जो है, इनके नामों की घोषणा करता है। तो हमने देखा कि जो मंत्रिपरिषद है, उस मंत्रिपरिषद में कार्य तो राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हस्तक्षेप किसका है, प्रधानमंत्री का है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय अगर अपने मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें से एक नाम घटाने या एक नाम ऐड करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, अगर ऐसी बात से प्रधानमंत्री जी सहमत नहीं है। तो ये जान लीजिए, जैसे हमने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्र की वाधुरी है, जिस पर भारत का संपूर्ण जो है शासन तंत्र क्या करता है, घूमता है, अर्थात प्रधानमंत्री पूर्ण रूप से पावरफुल है। चलिए हम यही मंत्रिपरिषद के बारे में इतना जाने। अब इसके बाद मंत्रिपरिषद हमारा खत्म होता है। अब इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक में भी मिलेंगे फिर आपके साथ। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।